नमस्कार दोस्तों, आज का जो ये हमारा सेशन है ये बीए, एमए, यूजीसी नेट और जेआरएफ के पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का टॉपिक है संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक दर्शन के मुख्य आधारभूत तत्व। तो दोस्तों, ये बीए और एमए या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो सेंट थॉमस एक्विनास 1225 से 1274 मध्यकाल के सबसे महान विचारक माने जाते हैं। उन्होंने अरस्तू के तर्कवाद और ईसाई धर्मशास्त्र के बीच एक सेतु बनाने का कार्य किया। तो दोस्तों, जो ये संत थॉमस एक्विनास थे, इन्होंने अरस्तू के तर्कवाद और ईसाई धर्मशास्त्र के बीच मतलब कि एक माध्यम का काम किया। उनके राजनीतिक दर्शन को मध्यकालीन समन्वय का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। और जो इनके राजनीतिक विचार हैं, इनके राजनीतिक विचार को मध्यकालीन समन्वय का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। और आगे देख लेते हैं। एक्विनास के राजनीतिक दर्शन के मुख्य आधारभूत तत्व निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं। पहला है दोस्तों कानून की अवधारणा। तो एक्विनास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कानून का वर्गीकरण है। तो इन्होंने कानून का वर्गीकरण किया था। उन्होंने कानून को विवेक का वह आदेश माना है जो लोक कल्याण के लिए उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर समाज की जिम्मेदारी होती है। तो इन्होंने कानून को वह आदेश माना है जो कि एक व्यक्ति को दिया जाता है लोक कल्याण के लिए। इन्होंने कानून को 4 श्रेणियों में बांटा। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। पहला है दोस्तों शाश्वत कानून, इटर्नल लॉ जिसे कहते हैं। यह ईश्वर की दैवीय बुद्धि है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। तो उन्होंने पहला श्रेणी शाश्वत कानून बताया और इसे कहा कि ये दैवी बुद्धि है और यह पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। ये हमेशा से चली आ रही है। इटर्नल मतलब कि जो हमेशा से है दोस्तों। और दूसरा है प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ। यह शाश्वत कानून का वह अंश है जिसे मनुष्य अपने विवेक से समझ सकता है, जैसे जीवन की रक्षा करना और सत्य जानना। तो दूसरा है प्राकृतिक कानून, और यह जो प्राकृतिक कानून है ये शाश्वत कानून का ही अंश है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन की रक्षा करना और सत्य के बारे में जानना इत्यादि सबको समझता है। और तीसरा है दोस्तों दैवी कानून, डिवाइन लॉ। यह धर्म ग्रंथों जैसे बाइबल के माध्यम से प्रकट होता है जो मनुष्य को उसके आध्यात्मिक लक्ष्य तक ले जाता है। तो तीसरा है दोस्तों दैवी कानून जो कि धर्म ग्रंथों से प्रकट होता है और मनुष्य को एक आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाता है। और चौथा है मानवीय कानून दोस्तों, ह्यूमन लॉ। तो दोस्तों ये जो मानवीय कानून है यह समाज द्वारा बनाया गया कानून है। इसे प्राकृतिक कानून के अनुकूल होना चाहिए, अन्यथा यह कानून नहीं बल्कि भ्रष्टाचार है। तो इनका कहना था कि जो मानवीय कानून है ये समाज द्वारा बनाया गया है, इंसानों द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसे ऐसा होना चाहिए कि प्राकृतिक कानून के अनुकूल हो। यदि इसमें ये उसके अनुकूल नहीं तो इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार है। और दूसरा सिद्धांत है दोस्तों राज की प्रकृति और उद्देश्य। एक्विनास ने अरस्तु के इस विचार को स्वीकार किया कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। तो एक्विनास जी ने भी अरस्तु जी के इस विचार को स्वीकार किया कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। और राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। मध्यकालीन अन्य विचारकों के विपरीत एक्विनास का मानना था कि राज्य पाप की उपज नहीं बल्कि मानवीय आवश्यकता और भलाई के लिए एक प्राकृतिक संस्था है। तो एक्विनास जी का ये मानना था कि जो राज्य है वो पाप की उपज नहीं है बल्कि मनुष्य की भलाई के लिए और उसकी ज़रूरत के लिए उत्पन्न हुई एक प्राकृतिक संस्था है। ये राज्य को एक प्राकृतिक संस्था कहते थे। और सामान्य कल्याण, राज्य का मुख्य उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं बल्कि जनता का सर्वांगीण कल्याण करना है। और राज्य का जो उद्देश्य है वो जनता का कल्याण करना है, न कि केवल व्यवस्था बनाए रखना। और तीसरा है चर्च और राज्य के संबंध। एक्विनास ने धर्म और राजनीति के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की। तो इन्होंने धर्म और राजनीति के मध्य एक संतुलन बनाया। वे मानते थे कि शरीर की तुलना में आत्मा श्रेष्ठ है, इसलिए लौकिक सत्ता राजा को, आध्यात्मिक सत्ता पोप के अधीन होना चाहिए। तो इनका कहना था कि जो आत्मा है वो शरीर की अपेक्षा काफ़ी श्रेष्ठ है, इसलिए इनके अनुसार जो आध्यात्मिक सत्ता है वो पोप के अधीन होनी चाहिए और जो राजनीतिक लौकिक सत्ता है वो राजा के अधीन होनी चाहिए। और राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को ऐसा जीवन जीने में मदद करे जिसे वे स्वर्ग की प्राप्ति कर सकें। और एक राजा का कर्तव्य बनता है कि वो अपने प्रजा को एक सुखी जीवन दे सके। हालांकि सांसारिक मामलों में राजा स्वतंत्र है, लेकिन अंतिम उद्देश्य के मामले में वह चर्च के मार्गदर्शन में रहता है। तो जो सांसारिक मामला है उसमें राजा स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से शासन कर सकता है, लेकिन जो अंतिम उद्देश्य है उसके मामले में राजा भी चर्च के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, ऐसा ही कर रहे हैं। और चौथा है सरकार का वर्गीकरण। एक्विनास ने शासन प्रणालियों का वर्गीकरण
अरस्तु के आधार पर किया, लेकिन उनके विचार थोड़े भिन्न थे। तो एक्विनास जी ने भी सरकार का वर्गीकरण किया था अरस्तु जी के प्रणाली के आधार पर, लेकिन थोड़े अलग। तो चलिए देख लेते हैं इनके वर्गीकरण को। राजतंत्र, मोनार्की, उन्होंने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन माना, क्योंकि यह एकता बनाए रखने में सबसे सक्षम है, जैसे ब्रह्मांड में एक ईश्वर और शरीर में एक हृदय होता है। तो एक्विनास जी राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन मानते हैं, क्योंकि इनके अनुसार राजतंत्र ही एकता बनाए रखने में सक्षम है। निरंकुशता का विरोध, यदि राजा अत्याचारी हो जाए तो प्रजा को उसका विरोध करने का अधिकार है, बशर्ते वह विरोध समाज में और अधिक अव्यवस्था न पैदा करे। इनके अनुसार कि यदि राजा निरंकुश हो जाता है तो प्रजा को यह पूरा अधिकार है कि वह राजा का विरोध करे, लेकिन समाज में अव्यवस्था बिना पैदा किए। ठीक है। और पांचवा है न्याय की धारणा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। एक्विनास के लिए न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हक देना। तो एक्विनास जी का कहना है कि प्रत्येक को उसका हक देना ही न्याय है। उन्होंने न्याय को विवेक पर आधारित माना और इसे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि न्याय जो है वो बुद्धि पर आधारित है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्याय जरूरी है समाज में। ठीक है। अंत में हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। थॉमस एक्विनास ने मध्यकाल में विवेक और श्रद्धा का समन्वय किया। तो जो एक्विनास जी थे मध्यकाल में वो बुद्धि और श्रद्धा, मतलब कि बुद्धि और श्रद्धा को एक समन्वय में बांधा। उन्होंने राजनीति को धर्म के अधीन तो रखा, लेकिन उसे एक तर्कसंगत और प्राकृतिक आधार भी प्रदान किया। इन्होंने राजनीति को, भले मतलब कि राजनीति धर्म से अलग है कहते हैं सब, लेकिन इन्होंने राजनीति को धर्म के अधीन रखा, लेकिन एक तर्कसंगत और प्राकृतिक आधार के हिसाब से उसके अधीन रखा। ठीक है। तो ये था दोस्तों थॉमस एक्विनास का, क्या है दोस्तों, हेडिंग देख लेते हैं एक बार। तो ये था दोस्तों संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक दर्शन के मुख्य आधारभूत तत्व। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तथा मेरे चैनल पर दोस्तों ऐसे ही रोज़ कंटेंट आते हैं, जैसे कि करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कंटेंट आते रहते हैं दोस्तों। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।